जम्मू कश्मीर की सियासत में बाज फैसले सिर्फ जमाते नहीं बदलते बल्कि कई दहाइयों पर मुहित सियासी तारीख को भी नए सिरे से लिख देते हैं। सफीना बेग की नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत भी ऐसा ही एक फैसला है, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ एक सियासतदान की पार्टी तब्दीली नहीं बल्कि एक ऐसे सियासी खानदान की पूरी जदोजहद है जिसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत में गुजारा। कहानी का आगाज आज से तकरीबन 26 बरस पहले होता है, जब जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर उस वक्त के सीनियर अपोजिशन लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग ने उस वक्त के वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर मुबैना सेक्स स्कैंडल में मुलव्वस होने का इल्जाम आयद किया। ये लम्हा उमर अब्दुल्ला के लिए कई बड़े सियासी झटके से कम न था। आवाम में जज्बाती अंदाज में उन्होंने ऐलान किया कि जब तक वो खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर लेते वज़ारत आला की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उस वाक़े ने न सिर्फ रियासी सियासत में हलचल मचा दी बल्कि मुजफ्फर हुसैन बेग को नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे सख्त नाकदीन में खड़ा किया। ये मुखालफत महज तकारीर तक महदूद नहीं रही। इसी सोच के तहत मुजफ्फर हुसैन बेग ने मरहूम अब्दुल गनी लोन के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म को मजबूत करने की कोशिश की। उनका मकसद एक ऐसा सियासी माहौल कायम करना था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की सियासत से बेदखल कर सके, मगर वक्त ने दूसरा रुख इख्तियार किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस उस वक्त वो सियासी खिलाफ पूर्ण कर सके जिसकी तवक्को की जा रही थी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी अवामी बुनियादें बरकरार रखने में कामयाब रही। उसके बाद मुजफ्फर हुसैन बेग ने 1998 में नई सियासी हिकमत अमली इख्तियार की। उन्होंने बारामूला असेंबली हल्के से आजाद उम्मीदवार के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ इंतखाब लड़ा। बाद अज़ा वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या फिर PDP में भी शामिल हो गए। यही वो मरहला था जब जम्मू कश्मीर की सियासत में पहली मर्तबा नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मजबूत इलाकाई सियासी चैलेंज मिला। मुजफ्फर हुसैन बेग ने सिर्फ नायब वजीर आला बनने बल्कि PDP को एक ऐसी जमात बनाने में भी अहम किरदार अदा किया जो वादी से लेकर जम्मू तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुतबादिल के तौर पर देखी जाने लगी। कई मुबस्सिरीन के नजदीक बरसों पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में एक ताकतवर सियासी कुव्वत खड़ी करने का जो ख्वाब मुजफ्फर हुसैन बेग ने देखा था वो किसी हद तक PDP की सूरत में पूरा होता नजर आया। PDP में इनकी सियासत इक्तिदार तक महदूद नहीं थी। वो आर पार तिजारत, पीपल टू पीपल कांटेक्ट और भारत व पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के जबरदस्त हामी रहे। श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस का आगाज इसी सियासी माहौल में हुआ। इसी दौर में पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर की सियासत से ऐसी आवाजें बुलंद हुई जिन्होंने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक तनाज़ा करार देते हुए दोनों ममालिक के दरमियान बामाने मुज़ाकरात और एतमाद साजी पर जोर दिया। मुजफ्फर बेग PDP के आइन और सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले शख्स भी है। 2020 तक मुजफ्फर हुसैन बेग PDP के अहम तरीन रहनुमाओं में शुमार होते रहे। अगरचे वक्त गुजरने के साथ पार्टी के अंदर इनका असर व रसूख कम होता गया। इसी दौरान इनकी अहलिया सफीना बेग भी सियासत में मुतारिक होती चली गई और बारामूला नशस्त पर इनके मुस्तकबिल के इम्कानात पर गुफ्तगू होने लगी। तमाम PDP ने सफीना बेग के बजाय मुजफ्फर हुसैन बेग के भतीजे जावेद हसन बेग को 2014 का असेंबली इंतखाब का टिकट दिया, जिन्होंने जीत लिया। ये फैसला मुजफ्फर हुसैन बेग और सफीना बेग दोनों के लिए सियासी तौर पर बड़ा धचका था। जावेद हसन बेग बरसों से PDP से वाबस्ता थे और PDP में इनकी अपनी मजबूत शनाख्त थी, जबकि सफीना बेग अपनी सियासी बुनियाद मजबूत कर रही थी। यही वो वक्त था जब बेग खानदान के अंदरूनी इख्तलाफात पहली बार खुलकर सामने आए। सफीना बेग ने न सिर्फ जावेद हसन बेग बल्कि PDP की क़यादत पर भी खुलकर तनकीद शुरू कर दी। 2020 में जब मुजफ्फर हुसैन बेग ने PDP से अलहदगी इख्तियार की तो सफीना बेग ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसकी क़यादत मरहूम अब्दुल गनी लोन के साहिबजादे सजाद गनी लोन कर रहे थे, मगर ये सफर भी ज्यादा तवील साबित न हुआ। 2024 के असेंबली इंतखाबात में सफीना बेग ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस छोड़कर क्रेरी वागुरा असेंबली हल्के से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ा, लेकिन कामयाबी हासिल न कर सके। ये शिकस्त इसलिए भी गैर मामूली समझी गई क्योंकि सफीना बेग जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरपर्सन रह चुकी थी और वो अपने DDC हल्के में मुतय्यद तरक्याती मंसूबों की वजह से एक मुतहरिक अवामी नुमाइंदा समझी जाती थी। ताहम इस इंतखाबी नतीजे ने शायद इन्हें यह एहसास दिलाया कि सिर्फ अवामी काम काफी नहीं होते, बल्कि सियासत में आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत सियासी प्लेटफॉर्म भी होना जरूरी है। सफीना बेग उन चंद सियासतदानों में शामिल है जिन्होंने 2019 में दफा 370 की मनसूखी के बाद भी इक्तिदार के मराकज तक अपनी रसाई बरकरार रखी। वो न सिर्फ DDC चेयरपर्सन रही बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इंतजामिया में जम्मू कश्मीर हज कमेटी की चेयरपर्सन के तौर पर भी खिदमत अंजाम देती रही।
ताहम 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत कायम होने के बाद इन्हें हज कमेटी के चेयरपर्सन के आदेश से इस्तीफा देना पड़ा, जबकि डीडीसी की मदद भी इख्तिताम को पहुंच गई। यूं पहली मर्तबा वो बाज़ाब्ता तौर पर इक़्तिदार के मराकज़ से बाहर आ गई। लेकिन सियासत शायद यही नाम है कि जहां एक दरवाजा बंद होता है वहीं दूसरा खुल जाता है। सिर्फ एक साल के बाद वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके इक़्तिदार में आने के बाद सफीना बेग को अपने सरकारी ओहदे से अलग होना पड़ा, इन्हें बाकायदा अपनी सफ़ों में शामिल करने लगी। ज़राए के मुताबिक सफीना बेग की शमूलियत पर इब्तिदा में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नहीं वजीर आला उमर अब्दुल्ला पूरी तरह आमादा थे। पार्टी क़यादत ये भी नहीं जानती थी कि इनकी शमूलियत को कोई हाई प्रोफाइल सियासी तकरीब बनाया जाए। ताहम सफीना बेग की शर्त वाज़िया थी कि अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गई तो इनका इस्तिकबाल पार्टी के आला तरीन क़यादत करेगी। आखिर ऐसा ही हुआ। लेकिन आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत से रहनुमा, हता कि वो भी जिन्होंने सफीना बेग को पार्टी में खुशामदीद किया, इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं कि आखिर वो खातून जो बरसों तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदतमीजों का टोला समझती थी और जिनके शोहर ने अपनी पूरी सियासी जिंदगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुतबादिल सियासी महाज खड़े करने में गुजारी, आखिर वो इसी जमात का हिस्सा क्यों बन गई? क्या ये सफीना बेग की सियासी हिकमत अमली है? क्या ये बदलते हुए सियासी हालात का तकाजा है या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी में शिफ्ट? इन सवालों का जवाब वक्त देगा, लेकिन एक हकीकत अपनी जगह कायम है कि सफीना बेग की ये शमूलियत जम्मू कश्मीर की हालिया सियासी तारीख की अहम तरीन वाक़ात में शुमार की जाएगी। मैं हूँ आसिम मोइनुद्दीन और आप देख रहे हैं खबरों तो।